जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है, ये GS3 पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण संपादकीय है। देखिए, कई बार हम लोगों ने पिछले कई बार भी डिस्कशन किया हुआ है संपादकीय पे, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। कभी ओजोन लेयर के ऊपर हमने बात किया, कभी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात किया, भूमंडलीय ताप पे बात किया, जलवायु परिवर्तन पे हम लोगों ने बात किया, चर्चा किया। तो सभी का एक ही निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि मानव जनित जो कारण है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़रूरत से ज़्यादा पर्यावरण में हो रहा है, यही सब कारण आगे जाकर एक बहुत बड़े विनाश की तरफ मानव जाति को ले जा रहे हैं। इस आर्टिकल से भी बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, चाहे आपको निबंध लिखना हो, चाहे आपको सीधे सीधे सवाल पूछे जाएं आपके GS3 पेपर में, तो भी यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। आंकड़े हर बार की तरह इस संपादकीय में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये संपादकीय है, इसका नाम है बिगड़ती आबो हवा के बीच। तो नाम से ही आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं विश्लेषण की तरफ। तो ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 जो पाठ्यक्रम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा टॉपिक आता है पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं शरण, कैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हमें ख़त्म करना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें इसमें हमें जाननी होती हैं। तो भूमिका हम इस तरीके से एक लाइन से शुरुआत कर सकते हैं कि आज मानव सभ्यता विकास के चरम पर पहुंच गई है। कारण है भौतिकी और तकनीकी प्रगति। टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग काफ़ी डेवलप होते जा रहे हैं, फिजिकली भी हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें कहीं ना कहीं मानव सभ्यता को विकास के चरम पर पहुंचने पे एक राह दिखाया है। लेकिन जहां पर हमें भौतिक और ये तकनीकी प्रगति देखने को मिल रही है, वहीं पर इन दोनों का आपस में एक टकराहट भी देखने को मिल रहा है। वो कैसे? वो हमें इस तरह से दिख रहा है कि इन दोनों ही प्रगति की आपसी प्रतिस्पर्धा ने पृथ्वी के साथ साथ मानव जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। तो हमारी एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ हमारे धरती है और हमें भौतिक चीज़ें सामने दिखती हैं, दूसरी तरफ तकनीकी प्रगति दिख रही है। अब आप टेक्नोलॉजिकली जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़ रहा है। हमें प्राकृतिक संसाधनों की चिंता को छोड़कर कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें आज बढ़ते हुए वैश्विक तापमान के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, इन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण है यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, भूमंडलीय ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लेशियर का जो अभी जो ये ग्लेशियरों का पिघलना जारी है, इन सब से पर्यावरण और पृथ्वी को तो खतरा है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा मानव जाति को ही आ पहुंचा है। पर्यावरण संकट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो इस संपादकीय में पेश किए गए हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं। विश्व की करीब 1/4 जमीन आज बंजर हो चुकी है। 25% जो आज पूरी दुनिया की ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है। और अगर यही रफ्तार जारी रहा, ज़मीनों का बंजर होने का सिलसिला जारी रहा, तो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी भी करीब 70% ज़मीन भी कुछ सालों में ही बंजर हो जाएगी। यह खतरा इतना भयावह होगा कि इससे विश्व के करीब 100 देशों की 1 अरब से ज़्यादा आबादी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। यानी विश्व के करीब 100 देशों की 1 अरब से ज़्यादा आबादी का जीवन बुरी तरह से संकट में पड़ जाएगा। इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े आप देख सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पे इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेगा, जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि पर्वतों से विश्व की आधी आबादी को पानी मिलता है। तो अगर हमें वहाँ पर ग्लेशियरों का पिघलना जारी रखा, अगर हम देखते रहेंगे कि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, उस रफ्तार से ग्लेशियर नहीं बन रहे हैं जिस रफ्तार से वो पिघल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे विश्व की आधी आबादी को तो पानी सीधे सीधे पर्वतों से मिल रहा है। तो नदियाँ जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगेंगी और वो ग्लेशियर उनको समय समय पे नहीं उतना पीछे से बैकअप में मिलेगा, जो उनके उद्गम स्थल हैं, जो उनके सोर्स हैं नदियों के, वहाँ पर अगर आपके बर्फ़ नहीं जमेंगे उस रफ्तार से जितना उन नदियों को ग्लेशियर की ज़रूरत है, तो उनके सोर्स, उनके उद्गम स्थल से ही
नदियाँ कम होने लगेंगी और उसका फलस्वरूप जब वो मैदानी क्षेत्र में पहुँचेंगी, प्लेन एरियाज़ में पहुँचेंगी पर्वतों से होते हुए, तो वहाँ पर रह रहे लोगों के भी जीवन पे संकट आ जाएगा, क्योंकि पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। अब हम कुछ ऐसे कारणों को देखते हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हैं जिनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं पर्वतों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो आज खतरे में दिखता है। उसमें एक कारण तो है हिमखंडों के लगातार पिघलने का सिलसिला, यानी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हमने जैसा ऊपर बात किया। जंगलों की कटाई आज भी जारी है। उत्तराखंड का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पर वनों में आग भी लग रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से जो इतने बड़े स्तर पे सूखा पड़ रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसका असर वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जंगलों में ज़रूरत से ज़्यादा आग फैल रही है और जल्दी जल्दी आग लग रही है। पहले न इतनी दूरी पे आग लगती थी और ना ही इतना ज़्यादा आग लगता था, क्योंकि गर्मी उस हिसाब से होती ही नहीं थी। उसके बाद भूमि के गलत इस्तेमाल की भी बात हो रही है, मिस यूज़ ऑफ लैंड। अब देखिए, जहाँ पर मना किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट हमें रोड और रेलवेज़ का नहीं लाना चाहिए, वहाँ पर भी अगर आप जारी रखेंगे पहाड़ों को काट के रोड और रेलवे लाने का, तो नतीजा क्या होगा? भूस्खलन। फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो हमारा चैप्टर होगा, जिसमें हम ये प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटें, उसके बारे में फिर हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, अलग से चीज़ों को जानना पड़ता है। और हम पहले आपदा को निमंत्रण देते हैं, फिर आपदा से सीख लेने की कोशिश करते हैं, आपदा से कैसे निपटें, उस चुनौती से कैसे निपटें, उस पे हम कार्य करना शुरू करते हैं। तो हमारा काम पहले नंबर पे यही होना चाहिए कि हम आपदा को ज़रूरत से ज़्यादा आमंत्रित ना करें। तो यही सब, ये 3 कारण है: भूमि के गलत इस्तेमाल, जंगलों की कटाई और हिमखंडों के पिघलने का सिलसिला, जिसकी वजह से पर्वतों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी इकोसिस्टम है, वो आज खतरे में नजर आता है। अब इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि विश्व के आधे से अधिक जो समुद्री तटीय हैं, समुद्र तटीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, यानी कि ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर अब सी कोस्ट पे, समुद्र तटीय पे जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ भी गड़बड़ी हो चुकी है। वहाँ पे आप देखेंगे जो किनारे पे, समुद्र के किनारे पे जो हमें मैंग्रोव मिलते थे, जो हमें पेड़ पौधे मिलते थे, वो कहीं ना कहीं कोस्टल डेवलपमेंट, तटीय विकास के नाम पे काट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमें वहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। चाहे वो समुद्र के पानी का अंदर आने का सिलसिला हो या वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। मछलियों की जो संख्या है, वो भी हमें लगातार घटते हुए क्रम में नज़र आती है। तो एक तरीके से हमने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब कर दिया, चाहे वो पर्वतों की बात हो या फिर पर्वतों के अलावा समुद्र तटीय की बात हो, सी कोस्ट की बात हो। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर तो देखिए खूब चल रहा है। आए दिन आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, COP27, COP28, अभी हाल में ही COP28 आपको UAE में भी देखने को मिलेगा। मगर धरातल पर क्या सार्थक परिणाम दिख रहे हैं? नहीं। धरातल पर सार्थक परिणाम के बजाय विषमता और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमें और ज़्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है, टारगेट पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं देशों के। तो पर्यावरण के असंतुलन के चलते हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है दुष्परिणाम, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है। अम्लीय वर्षा, एसिडीकरण देखने को मिल रहा है। जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है, वो लगातार घटती चली जा रही हैं। सागर का जो जल स्तर है, ओशियन वाटर है, उसका सी लेवल राइज हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सागर के जो जल स्तर हैं उनके में लगातार बढ़ोतरी नज़र आ रही है। बर्फीली चोटियों का पिघलना अभी भी जारी है। मेल्टिंग ऑफ स्नो पीक्स कंटिन्यूसली हैपनिंग। मैदानी नदियों का सूखना जारी है। ये आपने वाराणसी में आके देख सकते हैं, प्रयागराज में आके देख सकते हैं, कानपुर में आके देख सकते हैं कि जो मुख्य नदियां हैं भारत की, जो ग्लेशियर से निकल रही हैं, अगर वो सूख रही हैं तो बाकी नदियों की क्या स्थिति होगी, आप यही कल्पना कर सकते हैं। रेगिस्तान लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन गुड़गांव में भी आपको काफ़ी सारे न्यूज़ देखने को मिलेगा कि जो हमने बीच से अरावली को काट दिया, अरावली को तोड़ दिया, तो वहाँ से जो रेतीली हवा बहती हुई आती है थार साइड से, वो रेगिस्तानी हवा कहीं ना कहीं यहाँ के उपजाऊ मिट्टी जो हरियाणा साइड में है वहाँ पे इकट्ठे हो रही हैं,
उन रेतीली हवा की वजह से जो रेत के कण इकट्ठे हो रहे हैं मिट्टियों पे, उसकी वजह से जो फर्टिलिटी है, जो उस मिट्टी की एक उर्वरकता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इसके आगे भूमंडलीय ताप में बढ़ोतरी नज़र आ रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हमें नज़र आ रहा है। तो ये वो आदि विकट परिस्थितियां हैं जो हमारे पर्यावरण के असंतुलन के चलते उत्पन्न होने लगी हैं। तो आपके सामने पॉइंट लिखने की बात आएगी, आप यहाँ से कुछ भी बना के पॉइंट लिख सकते हैं। आपके सामने 8 पॉइंट है। प्रकृति के बगैर हमें ये बात को समझना होगा कि प्रकृति, नेचर के बगैर जीवन असंभव है। शुद्ध हवा, पृथ्वी, हवा हमारे स्वस्थ जीवन की प्राथमिक शर्तें हैं। हवा के बिना, शुद्ध हवा, जल, इनके बिना हमारे जीवन की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ हमें यह भी समझने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही गोल्डन लाइन है, कि मानव और प्रकृति का संतुलित सह अस्तित्व, यानी कि जो मानव और प्रकृति का साथ साथ जो अस्तित्व है, रहना है, को एग्जिस्टेंस है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस कि आज दोनों का ही अस्तित्व खतरे में है, चाहे वो मानव की बात हो, चाहे वो प्रकृति की बात हो। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद ने मनुष्य की संवेदना को सोख कर उसे निर्मम भोगवादी बना दिया है। इस लाइन को आप कहीं भी लिख लीजिए और उसके बाद आप असर देखिए अपने आंसर में, असर देखिए अपने कहने के तरीके में। आज विश्व के सामने पर्यावरण को बचाने की कड़ी चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वायु प्रदूषण के साथ साथ, लेकिन अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदूषण जल में, वायु में देखने को मिल रहा है, बल्कि समुद्री तल का जो कार्बन है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। समुद्री तल भी कार्बन से काफ़ी भर चुका है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। और समुद्र के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र है जीव जंतुओं की वजह से, वो जितना कार्बन को सोख सकते हैं उससे ज़्यादा कैपेसिटी में, ज़्यादा क्षमता में हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो फिर वो भी अपने चरम पे पहुंच चुके हैं जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो ले सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पौधारोपण, जंगल सुरक्षा की मुहिम चलानी होगी। हर व्यक्ति को पर्यावरण मित्र बनना होगा, तभी हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकेंगे। ऐसे में हम कुछ उदाहरण को देखते हैं, जो कोई देश हमारे सामने प्रकट करता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला होता है। ऐसा ही कोई राह दिखाता हुआ हमें नज़र आता है एक देश, उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड ने स्वयं को 2035 तक कार्बन न्यूट्रल करने का घोषणा किया है। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब है? 2035 में फिनलैंड जितने कार्बन का उत्सर्जन कर रहा होगा अपने देश से, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से वो अवशोषण भी कर रहा होगा, उसे अवशोषित कर रहा होगा, एब्जॉर्व कर रहा होगा। तो अगर हम कुल मिला के ओवरऑल देखेंगे तो फिनलैंड की तरफ से हमें पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। हमें ऐसा लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन वो कर रहा है फिनलैंड, उतना ही तो अवशोषित भी कर रहा है, उसे उतना ही एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो नेट जब हम देखेंगे, जब हम उसका ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, कुल मिला के जब हम उसका योगदान देखेंगे फिनलैंड का, तो हमें वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा फिनलैंड की तरफ से। इस तरीके को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल होना। तो 2035 तक फिनलैंड ने बोला है कि मैं कार्बन न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो अन्य देशों को भी फिनलैंड से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अगर कोई देश हमारे सामने किस तरह का उदाहरण पेश कर रहा है तो वो हमें सीखना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी जल्द से जल्द अपने आप को कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ाना है। देशों को आर्थिक विकास को ही एकमात्र उद्देश्य बनाने के बजाय विकास की धारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी पर भी विचार करना आवश्यक है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? आज आप विकास करते चले जा रहे हैं, जैसे आप दिल्ली का एग्जाम्पल देखिए, पानी को लेकर त्राही त्राही मचा हुआ वहाँ पर है। बेंगलुरु का एग्जाम्पल देखिए, अब आप बेंगलुरु को डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन आज से 10-20 साल के बाद ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी की मात्रा न के बराबर होगी और आप उसके बाद उस शहर का विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का विकास थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए तो हो गया, लेकिन क्या दीर्घकालिक विकास की श्रेणी में आप इन शहरों को डाल सकेंगे? नहीं। तो हमें धारणीयता पर भी, सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करना होगा, जोर देना होगा कि आज जो शहर 2010 में फल फूल रहा है, कल को वो 3010 में, 2210 में भी फलते फूलते नजर आए। ऐसा लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उन शहरों में जाकर विकास
के मायने को समझ सकती हैं, उस विकास के फल को चख सकती हैं। लेकिन आपने रास्ता ही बंद कर दिया, क्योंकि विकास एक लिमिट के बाद आप कर नहीं पाएंगे। शहर का जो फैलाव है वो एक लिमिट के बाद हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो एक समय के बाद, लंबे समय तक वो शहर विकसित नहीं हो पाएगा। वहाँ पे संसाधन की कमी हो जाएगी, और उन संसाधनों की कमी हो जाएगी जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे कि शुद्ध हवा, जैसे कि पीने के लिए पानी। तो इन चीज़ों को सोचकर ही हमें विकास के नए मापदंड को स्थापित करना पड़ेगा, उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। तभी हम मानव जाति के साथ साथ प्रकृति का भी भला सोच सकते हैं। तो ये हमारा विश्लेषण आज कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब से पीडीएफ नॉमिनल रेट पे आप लोगों को मिलेगा, ताकि आप इसे वैल्यू की तरह पढ़ें, ये आपके मटेरियल का एक हिस्सा बने। क्योंकि फ्री की चीज़ें कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान नहीं देता है, और ये आप लोगों का एक कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।